हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। और मैं बता दूं, मैं भी ठीक हूँ। तो जैसा कि आप लोग चाहते थे कि मैं एक वीडियो रिकॉर्ड करके आपके लिए डाल दूं, पेपर 6D दिसंबर 2021 अटेम्प्ट। और मैंने देखा मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स जो हैं वो ये चाहते हैं कि मैं MCQs को जितनी जल्दी हो सके वो डाल दूं। अब मैं इस पर्टिकुलर वीडियो में सारे के सारे MCQs डिस्कस करने वाला हूं, पांचों केस स्टडीज़ के। और आप लोगों को अपने आंसर्स बताने जा रहा हूँ। बस इतना याद रखना, ये मेरी तरफ से मेरा ओपिनियन है, ठीक है। और हो सकता है कि इसमें एक या दो गलत निकल जाए, ठीक है। हो सकता है मैं भी गलत हूँ, और जब ICI का सजेस्टेड आएगा तो ही हम सब क्लियर होंगे। तो ये मैंने एक तरीके से डिस्क्लेमर दे दिया, जिससे कि बाद में आप लोग मेरे ऊपर ना चिल्लाएं कि नहीं ये नहीं है, हमारा आंसर ये है वो है। ICI का जो भी आंसर होगा वो हम सबको एक्सेप्ट करना होगा, ठीक है। और हो सकता है मैंने गलत किया हो, लेकिन टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज मैं आपको आंसर्स बता रहा हूँ। अच्छे अच्छे टीचर्स से भी गलती हो जाती है भाइयों, तो यार मैंने तो अभी अभी मैं तो पढ़ा भी नहीं रहा, मैं तो सिर्फ जस्ट जो मेरी थिंकिंग है, जो थॉट प्रोसेस है, जो मुझे समझ आया, मैंने वो आंसर आपके साथ शेयर करे। आप लोगों के जो भी आंसर्स हो आप कमेंट में ज़रूर करिएगा, कमेंट करिएगा और आपस में डिस्कस कर लेना कि मतलब जो भी होगा तो आपको पता चल जाएगा कि आपके आंसर ये हैं और मैंने कुछ अलग बोला है, और आप अपना लॉजिक भी बताएंगे तो ऑब्वियसली हो सकता है कि आपका आंसर ठीक निकले। कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। अल्टीमेटली जो ICI का आंसर होगा वही करेक्ट माना जाएगा। सो दीज आर जस्ट ओपिनियंस, ठीक है। सो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, मैं इसमें सिर्फ और सिर्फ जो है हमारे MCQs डिस्कस करूंगा, और इसके बाद एक सेपरेट वीडियो में बना के डाल दूंगा जिसमें मैं आपको ये बता दूंगा कि कौन से पेज नंबर पे डिस्क्रिप्टिव वाले के आंसर्स हैं और कौन सा सेक्शन है, जैसे मैं अमूमन करता हूँ, ज़्यादातर ये ऐसा करता हूँ। और उसके तरीके से आप जो है उसको देख सकते हैं, ठीक है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात जो मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ, ये बताने जा रहा हूँ क्यों मैं इस वीडियो में सब कुछ नहीं कर रहा, क्योंकि एक नया चैप्टर ऐड ऑन हुआ है 6D में, सरफाइसी। तो मैं अभी उसको पढ़ने में लगा हुआ हूँ, मतलब एक बार अच्छे से उसको गो थ्रू कर लूँ, क्योंकि मुझे टाइम हो गया काफ़ी। तो मैं उसको गो थ्रू करके आपके लिए एक समराइज वीडियो, अच्छी सी वीडियो 1 घंटे के अंदर अंदर बना के सरफाइसी की भी डाल दूंगा। टेंशन मत लेना, पेपर 6D का सारा मटेरियल आपको मिलेगा और मिलता ही रहेगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। मैं अपना बेस्ट दूंगा और आपकी सही टाइम पे वीडियोस आ जाएंगी, आपकी रिवीजन में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। मैं आपको सपोर्ट करता रहूँगा, आप सपोर्ट करते रहना। थैंक यू सो मच। आगे बढ़ते हैं, फटाफट से बिना टाइम वेस्ट करे स्टार्ट करते हैं केस स्टडी नंबर 1। सबसे पहले हमारा वही तरीका रहेगा, हम सीधा जाके केस क्वेश्चंस को पढ़ेंगे और देखेंगे कि हम सॉल्व कर पाते हैं या नहीं कर पाते। और मैंने, आप मानोगे कि 90% क्वेश्चन ऐसे सॉल्व कर दिए। पेपर ईजी था, अच्छे मार्क्स एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, और मैं ज़रूर एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि पिछली बार जो 84 क्रॉस हुए थे, 84 मार्क्स हाईएस्ट थे, इस बार 90 क्रॉस हो और मैं फिर से आपका इंटरव्यू लूँ किस बच्चे का, और फिर हम सब ऐसे ही आगे बढ़ते चले जाएं और CA बनते चले जाएं। चलो, पहला जो 1.1 का हमारा आया है, तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो ये कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट द फंक्शंस ऑफ IPA। ये क्वेश्चन अगर आपने मेरे जो टेस्ट जो मैं लेता रहता हूँ, टेस्ट ले लो, कह लो, या फिर आप जो मैं टेलीग्राम पे क्वेश्चंस पूछता हूँ, अगर आपने बहुत सीरियसली लिया होगा तो आप उसका जवाब तो बिना बुक खोले दे सकते थे। इसलिए मैं बोलता था कि टेलीग्राम वाले जो MCQs मैं पूछता हूँ उसको सीरियसली लो और दो। मैं ये नहीं कह रहा ये मेरा क्वेश्चन है, ये ICI का क्वेश्चन है, पुराना क्वेश्चन है, बट हाँ मैंने 2-3 बार इसको पूछा है, ठीक है। एक बार मैंने यूट्यूब पे भी पूछा था, एक यूट्यूब MCQs में भी पूछा था, टेलीग्राम MCQs में 2 बार ही पूछा है। तो ये आपको रट जाना चाहिए, और अगर नहीं रटा है तो भी मैं आपको इसका आंसर बता दूं, इसका आंसर C होगा, जिसका सजेस्टिंग द अपॉइंटमेंट ऑफ IRP फॉर द स्पेसिफिक कंपनीज जो है ये हमारे फंक्शंस में नहीं आता IPA के। आप अगर जाके देखेंगे तो आपको इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एजेंसीज की उसमें फंक्शंस में नजर आ जाएगा। तो फर्स्ट का आंसर इज C, मेरे हिसाब से फर्स्ट का आंसर इज C। सेकंड कहता है, ड्यू टू द डाउनटर्न टू द फाइनेंस इंडस्ट्री, श्योर रिटर्न्स प्राइवेट लिमिटेड सफर्ड हैवी लॉसेज एंड couldn't repay the dues to its creditors and investors. Who can initiate the proceedings against the श्योर रिटर्न्स प्राइवेट लिमिटेड? क्या कौन जो है श्योर रिटर्न के खिलाफ, डेटर के अगेंस्ट में, कॉर्पोरेट डेटर के अगेंस्ट में कर सकता है? तो कोई भी ऐसा बंदा जो हमारा क्रेडिटर जिसका 1 करोड़ से ऊपर का अमाउंट का डिफॉल्ट हो वो कर सकता है, कोई भी बड़ी बात नहीं है। तो अगर आपकी स्टडी पढ़ते हैं तो आपको आइडिया लग जाएगा कि कोई भी क्रेडिटर जो है श्योर रिटर्न्स के खिलाफ जाके कर सकता है, अगर उसका 1 करोड़ से ऊपर का अमाउंट हो। तो इसका आंसर भी हमारा 1.2 का भी C आंसर होगा। दैट्स इट। बहुत ही इजी MCQs थे यार, कुछ ज़्यादा एफर्ट्स लगाने वाला ये पेपर था ही नहीं। अच्छे मार्क्स एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, अच्छे मार्क्स आने चाहिए आपके सेकंड ग्रुप में इस पेपर की वजह से, ठीक है। 1.3, एज पर PMLA अ पर्सन हु एक्सरसाइजेज अल्टीमेट कंट्रोल ओवर अ जुडिशियल पर्सन कंडक्टेड अ ट्रांजैक्शन इज कॉल्ड। इसको तो बेनिफिशियल ओनर कहेंगे, ये तो हमें बचपन से आता है। ये सेम क्वेश्चन है यार, मैंने केस स्टडी डाइजेस्ट में भी डाले थे, तो कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। अल्टीमेट कंट्रोल जिसका होता है, जो अल्टीमेटली कंट्रोल कर रहा होता है किसी आदमी को, उसे बेनिफिशियल ओनर बोला जाता है, और जिसको वो कंट्रोल कर रहा होता है उसको क्लाइंट बोला जाता है। अपन ने इसको इतनी बार अच्छे से पढ़ा भी है।
1.4 क्या कहता है, आउट ऑफ द बिलो विच व्हाट इज नॉट पार्ट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बैंक ABC बैंक अंडर द पामला। मतलब सिंपल सी बात यह है कि पामला के अंदर जो रिपोर्टिंग एंटिटीज होती है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी में क्या नहीं आता। तो ये तो बहुत सिंपल था, आप डायरेक्ट जाओगे वहां पर पढ़ोगे कि चारों में से कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। तो अगर आप जाओगे तो ये तीनों रिस्पॉन्सिबिलिटी वहां पर लिखी हुई है कि रिकॉर्ड को मेंटेन करना है, 5 साल तक वेरीफाई करना है आइडेंटिटी क्लाइंट्स की और फर्निश करना है। तो इसका आंसर ए होगा, क्योंकि रिपोर्ट दिस सस्पिशियस ट्रांजैक्शंस जो है वो वहां पर गिवन नहीं है, वो वहां पर मेंशन नहीं है। और हमें लॉ के हिसाब से, सेक्शन के हिसाब से अगर हम इस आंसर को देंगे, क्योंकि जब हम एमसीक्यूज देते हैं हमें बहुत स्पेसिफिक होना पड़ता है, आपको बाकी का दिमाग नहीं लगाना होता है, जो एग्जैक्ट लिखा है उसी को फॉलो करना होता है। तो ये 3 आंसर्स वहां पर मिलेंगे आपको, और ये नहीं मिलेगा तो इन्होंने नॉट पूछा है, तो आपका इसका आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो बहुत ईजी क्वेश्चन मैं कहूंगा इसको। 5th क्वेश्चन पे आते हैं, क्या कह रहा है, द डायरेक्टर वांटेड टू प्रोविजनली अटैच। मतलब इस क्वेश्चन के तो सारे आंसर्स आप बिना बुक खोले कर सकते थे। Okay, the director wanted to provisionally attach the properties of Mr. Ajay Rathod for a 365 days. Provisional attachment 180 days की होती है, आगे पढ़ने की जरूरत भी नहीं है, और इन्होंने 365 days लिखा है, तो मतलब ये गलत है। तो कहता है which was challenged by Mr. Ajay, बिल्कुल चैलेंज तो करेंगे ही। तो इसका आंसर हमारा मैक्सिमम पीरियड जो है 180 डेज का होना चाहिए। टोटल पीरियड जो पामला का तहत का होता है, जो हमारा स्पेशल कोर्ट का ऑर्डर आता है, वो टाइम पीरियड इंक्लूड करता है 365 डेज, जबकि हमारा प्रोविजनल अटैचमेंट का जो पीरियड होता है वो 180 डेज होता है। तो इसका आंसर हमारा बी हो जाएगा। तो अगर मैं फर्स्ट क्वेश्चन की बात करूं, फर्स्ट क्वेश्चन के एमसीक्यूज की बात करूं, तो उस पहले का आंसर सी, दूसरे का सी, तीसरे का बी, उसके बाद ए एंड देन बी। तो ये आपका जो है सीक्वेंस मेरे हिसाब से, मेरे अकॉर्डिंग रहना चाहिए। ओके, आई होप। और ये डिस्क्रिप्टिव ज़्यादा मुश्किल है नहीं, क्योंकि सिमिलर टाइप्स के क्वेश्चन जो है हमारे केस स्टडी डाइजेस्ट में। फिर भी अगर आपको प्रॉब्लम आएगी तो आई विल गिव द पेज नंबर ऑफ इट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, सेकेंड केस स्टडी पे आते हैं। चलो, सेकंड केस स्टडी क्या कहता है, विद रेफरेंस, मतलब उसका एमसीक्यू, विद रेफरेंस टू द प्रॉपर्टी एक्वायर्ड बाय द मिस्टर श्रीधर इन पुणे इन May 2018। मैंने पहले केस स्टडीज पढ़ ली हैं आपको आंसर ढूंढने से पहले। ठीक है, तो इसीलिए मैं डायरेक्टली आपको बता रहा हूँ कि क्या है, क्योंकि ऑलरेडी जिन्होंने पेपर दिया उन्होंने पढ़ लिया होगा, और अगर आइडिया नहीं है तो याद आ जाएगा जब आपको पता चलेगा कि हाँ ये था, आपको कहीं ना कहीं आप लिंक कर लोगे कि हाँ मैंने ये आंसर मार्क किया है। ठीक है, और जो नए बच्चे जो पेपर नहीं दे के आए हैं December 21 का, तो उनसे मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा कि आप पहले केस स्टडी पढ़ लें और खुद से सॉल्व करने की कोशिश करें, उसके बाद हमारी वीडियो देखें, क्योंकि तो ही आपको फायदा मिलेगा। ठीक है, क्योंकि पहले आप खुद से ट्राई करोगे तभी तो आपको पता चलेगा, और इतना इजी पेपर है, आपको मेरी इस वीडियो की जरूरत भी नहीं पड़नी चाहिए। मैं तो चाहता हूं कि आप खुद से पढ़ के फटाफट से अच्छे नंबर ले आए। ठीक है, तो इसीलिए मैं डायरेक्ट आपका टाइम वेस्ट ना करूं, वीडियो कंसाइज रखूं, इसलिए डायरेक्टली आंसर्स बताता हूं। ठीक है, पहले मैंने मेहनत कर लिया है, क्वेश्चन पढ़ लिया है, आंसर्स बता रहा हूं आपको सीधा। Okay, let's move forward. With reference to the property acquired by Mr. Sridhar in Pune in May 2018, choose the correct statement out of the following, considering the legal validity of the in the context of provisions of FEMA. तो मिस्टर श्रीधर क्या प्रॉपर्टी एक्वायर कर सकते थे या नहीं कर सकते, तो इसके हिसाब से मेरा आंसर ये होना चाहिए, मिस्टर श्रीधर जो है एक्वायर कर सकते हैं एनिमल प्रॉपर्टी, लेकिन अदर देन प्लांटेशन प्रॉपर्टी, क्योंकि आपको याद होगा अदर देन प्लांटेशन प्रॉपर्टी फार्म हाउस और एग्रीकल्चर लैंड जो होता है वो बंदा नहीं कर सकता, इसीलिए हमारा कोई और मतलब नॉर्मल एनिमल प्रॉपर्टी कर सकता है लेकिन प्लांटेशन प्रॉपर्टी नहीं कर सकता। तो मेरे हिसाब से इसका आंसर डी होगा। ठीक है, अगला, ये तो यार सिमिलर टाइप का क्वेश्चन 2.2 वाला जो हमारा बुक में करा था हमने। ठीक है, और केस स्टडी डाइजेस्ट अगर आप मेरी करके गए होंगे तो बहुत इजीली ये पेपर हो गया होगा। अंडर रेरा द प्राइस ऑफ द अपार्टमेंट इज बेस्ड अपॉन द कारपेट एरिया। ओके, कारपेट एरिया की डेफिनेशन में अपन को जाना था और केस स्टडी से डायरेक्टली उठाना थी फिगर्स, एंड देयरफॉर इट इज इंपॉर्टेंट टू करेक्टली मेजर इट। क्या आएगा, 1100, इसका आंसर था 1100, बहुत ही आसान, बी ऑप्शन इसका आंसर है 1100। ठीक है, मेरे हिसाब से इसका आंसर 1100 होगा और आपके हिसाब से भी यही होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद 2.3 कहता है STIL is now approaching various real estate brokers to find a suitable space for opening an office in Dubai। क्या STIL बाय कर सकता है एमल प्रॉपर्टी दुबई में? बिल्कुल कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, STIL बिल्कुल कर सकता है, कहीं भी रोका टकी नहीं है। तो इसका आंसर मेरे हिसाब से बी होगा कि STIL जो है ऑफिस प्रेमिसेस दुबई में बाय कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं थी, बिल्कुल आसान क्वेश्चन ICAI ने पूछा और आप आसानी से बी आंसर इसका दे सकते थे। इसके बाद 2.4 क्या कहता है, विद रेफरेंस टू द एक्सप्लेनेशन गिवन बाय द बैंकर टू STIL विद रिस्पेक्ट टू सीकिंग ऑफ मोर इन्फॉर्मेशन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्पेसिफाइड ट्रांजैक्शन। क्या स्पेसिफाइड ट्रांजैक्शन नहीं है? कहता है अगर आप बैंकर की बात मतलब एक्सप्लेनेशन जो बैंकर ने दी थी STIL को इन्फॉर्मेशन मांगने के लिए, क्या इनमें से स्पेसिफाइड ट्रांजैक्शन नहीं है, इनमें से कौन सी स्पेसिफाइड ट्रांजैक्शन नहीं है? तो जब आप जाके देखोगे डिटेल्स में इंपोर्ट के तो आपको पता चलेगा कि वहां पर सिंपल सी बात लिखी हुई है, सिंपल सी बात लिखी हुई
हुई है। बहुत ही ईजी, आपको आइडिया लग गया होगा कि इसका आंसर क्या होगा और आपने बहुत इजीली दे दिया होगा। कोई भी ट्रांजैक्शन जो हाई वैल्यू इंपोर्ट और रेमिटेंसेज होता है तो वो इसका आंसर मेरे हिसाब से है। लेकिन फिर भी मैं इस केस में ये कहूँगा कि आपका अगर कोई और ओपिनियन हो, आपको अच्छे से कुछ और लॉजिक पता हो, पेज नंबर के साथ आप कमेंट में डाल दीजिएगा। बिल्कुल मैं उस पेज पे जाऊँगा और देखूंगा और उसको रीड करूँगा। मेरे हिसाब से मुझे इसका आंसर बी समझ आया। अगर आपके हिसाब से इसका आंसर कुछ और है तो, या किसी भी केस क्वेश्चन का एमसीक्यू का आपको लगता है आपके हिसाब से आंसर कोई और है, तो प्लीज़ डू द कमेंट पेज नंबर के साथ। मैं उसको रीड करूंगा, गो थ्रू करूंगा, आपके लॉजिक को समझूंगा, फिर मैं अपनी लॉजिक कहूंगा और ऐसे करके हम एक डिस्कशन कर सकते हैं और जिससे कि बाकियों की भी हेल्प हो जाएगी और अपनी भी हेल्प हो जाएगी, मेरी भी हेल्प हो जाएगी कि मैं भी क्लियर हो जाऊंगा चीज़ों पर। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर मेरे हिसाब से बी आएगा। इसके बाद 2.5 लास्ट, विच अमंग्स द फॉलोइंग इज नॉट अ वैलिड ऑल्टरनेटिव अवेलेबल विद STIL टू पार्क द फंड्स। क्या वैलिड ऑल्टरनेटिव नहीं है? तो ट्रेजरी बिल्स जो 1 ईयर तक मैच्योरिटी का है, जो A+ करा गया है, वो वैलिड ऑल्टरनेटिव नहीं होगा। दैट्स इट। तो मेरे हिसाब से इसका आंसर डी होगा। ठीक है, वैलिड ऑल्टरनेटिव। उसके बाद इसका आंसर हमारा डी हो जाएगा। तो यहाँ तक आपका जो भी दिक्कत हो, कुछ भी हो, तो आप कमेंट कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मेरे हिसाब से इसका आंसर सही होने चाहिए। सेकंड का आंसर जो है पहले का डी, फिर बी, फिर बी, फिर बी एंड देन डी। ठीक है, इसके अलावा मुझे और कुछ समझ नहीं आया। अगर आपको आता है तो आप प्लीज़ कमेंट करिए। अब मैं भी आप गो थ्रू करूंगा और आपको बताऊंगा। ये मेरा ओपिनियन है सिर्फ। ठीक है, इसके बाद आते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। थर्ड के केस स्टडी को देखते हैं कि क्या है। Which of the following options are correct with respect to the import of by MCL from the Vietnam based supplier under the deferred payment? मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन तो बहुत आसान है यार। 5 साल का डेफर्ड पेमेंट का होता है और इसके अलावा ऑथराइज डीलर जो है गारंटी दे सकता है डेफर्ड पेमेंट की। यस, AD दे सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसका आंसर हमारा ए होगा। क्या होगा? ए होगा। इसका आंसर हमारा ए होगा। तो ये फर्स्ट एंड थर्ड इसका आंसर है ए। ठीक है, ये तो ईजी था। द अग्रीमेंट इज एग्जीक्यूटेड अमंग SCPL एंड RSPL ऑन 20 अक्टूबर। ये हमारा रिफ्यूज टू डील एग्रीमेंट है। इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए आपको। ये हमारा सिमिलर टाइप का केस स्टडी डाइजेस्ट में भी था। ठीक है, इसके बाद वेदर द अंडरस्टैंडिंग रीच अमंग द मैन्युफैक्चरर्स ऑफ सीमेंट कैन बी टर्म्ड एज, क्या बोलेंगे इसको? टर्म्ड एज एन एग्रीमेंट। क्या इसको अग्रीमेंट बोला जा सकता है? तो इसमें कुछ नहीं था, अग्रीमेंट की डेफिनेशन पे जाना था और बहुत क्लियरली आपको समझ आ जाएगा कि यस, इसको अग्रीमेंट बोला जाएगा। दैट्स इट। ठीक है, उसका 3.4, कैन MCL एज्यूम द पोजीशन ऑफ द कंज्यूमर फॉर द पर्पस ऑफ कॉम्पिटिटिव लॉस। क्या कॉम्पिटिटिव लॉस के लिए MCL जो है मतलब इसको जो है कॉम्पिटिटिव लॉस के कंज्यूमर माना जा सकता है? तो कंज्यूमर की डेफिनेशन आपको पढ़नी थी कि कंज्यूमर कौन होता है? जो गुड्स खरीदता है या अगर किसी को आगे बेचने के लिए भी खरीद रहा है, रीसेल के लिए भी खरीद रहा है, तो भी उसको कंज्यूमर माना जाएगा। ये बात आपको पता होनी चाहिए। तो इसका आंसर भी यस आएगा। इसका आंसर भी यस आएगा। इसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग द एक्विजिशन ऑफ इमल प्रॉपर्टी बाय इन इंडिया बाय मिसेस पटेल। तो आपको इसका जो फेमा के प्रोविजंस के हिसाब से इसका जवाब देना है। मिसेस पटेल जो है वो फार्म हाउस और एग्रीकल्चर लैंड इंडिया में नहीं खरीद सकती। बस खत्म, एग्रीकल्चर लैंड, फार्म हाउस और जो है नहीं खरीद सकती। ठीक है, तो इसके बारे में मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। तो बस यहाँ पर तक आपका जो है, मुझे लगता है कि थर्ड भी आपको समझ आ गया होगा। थर्ड तो बहुत ईजी था। ACDCB इसके आंसर ये है मेरे हिसाब से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लेट्स मूव फॉरवर्ड टू द फोर्थ क्वेश्चन। ओके यस। तो भाई अब यहाँ पर 4.1 जो है हमसे ये कहता है कि वेदर मिस हुसैन हैविंग द ऑस्टेंसिबल। अब ये नया वर्ड है। ऑस्टेंसिबल नया वर्ड तो नहीं है। इसका मतलब क्या होता है मैं आपको बता दूं। ऑस्टेंसिबल का मतलब होता है जिसको सीम्स टू बी रियल, मतलब समझा जाए रियल, लेकिन असलियत में वो जरूरी नहीं है कि वो रियल ही है। मतलब असलियत में जरूरी नहीं है कि वो ट्रू ही है। तो मतलब जिसे दिखाया जा रहा है, प्रिटेंड वर्ड भी कह सकते हैं। ठीक है, having the ostensible ownership of the land can be considered as what for the purpose of the बेनामी ट्रांजैक्शन। अगर किसी को प्रिटेंड करा जा रहा है कि वो ओनर है लेकिन रियलिटी में वो ओनर नहीं है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? ठीक है, फॉर द पर्पस ऑफ कंसिडरिंग अ बेनामी ट्रांजैक्शन एज्यूमिंग द लैंड वाज परचेज बाय फ्रॉम नोन सोर्सेज। अगर नोन सोर्सेज से भी खरीदा गया है, लेकिन एक चीज बताओ, ऑस्टेंसिबल ओनरशिप है, मतलब हमें पता ही नहीं है, हमें पता ही नहीं है कि वो आदमी जो है मतलब वो रियल दिखाया जा रहा है लेकिन असलियत में वो रियल नहीं है। तो मेरे हिसाब से इसका आंसर बेनामीदार होगा। मेरे हिसाब से इसका आंसर बेनामीदार होगा। लेकिन अगर आपका कुछ और ओपिनियन हो और उसका रीज़न आपको पता हो तो आप बताना, क्योंकि मैंने ऑस्टेंसिबल वर्ड को पकड़ा है और ऑस्टेंसिबल वर्ड को पकड़ने के बाद मैंने ये जवाब दिया है कि ऑस्टेंसिबल का मतलब होता है कि जिसको दिखाया जाए कि वो रियल है लेकिन असलियत में वो रियल नहीं होता। तो हमने जब बेनामी एक्ट पढ़ा भी था तो उसमें भी ये बात लिखी हुई थी कि जिसको
जिसको दिखाया जाए कि वो रियलिटी में ओनर है लेकिन असलियत में वो ओनर ना हो तो उसे बेनामीदार कहा जाता है। तो यहाँ पर मेरे हिसाब से इस एमसीक्यू का आंसर बेनामीदार होना चाहिए, बी होना चाहिए। ठीक है, इसका आंसर बी होना चाहिए। बाकी अगर आपका कुछ और आंसर हो और आपके पास वैलिड रीजन हो तो प्लीज डू द कमेंट, हम उसको डिस्कस करेंगे। 4.2 हु कैन बी कंसिडर्ड एज बेनामीदार फॉर द प्रॉपर्टी परचेज इन बैंगलोर। अगर जो बैंगलोर में प्रॉपर्टी खरीदी गई है उसके लिए जो है क्या नाम है उसके लिए बेनामीदार कौन होगा? तो इसका आंसर मेरे हिसाब से बेनामी ट्रांजैक्शन नहीं माना जाएगा। क्यों? क्योंकि वो नोन सोर्सेज से ली गई थी इसलिए उसे बेनामीदार नहीं माना जाएगा। नोन सोर्सेज से ली गई थी इसलिए उसे बेनामीदार नहीं माना जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर स्पेसिफिक बहुत, जब भी एमसीक्यू आए तो मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, आपको बहुत स्पेसिफिक होकर जवाब देना है कि जो क्वेश्चन आपसे डिमांड कर रहा है, जो उसके आंसर्स आपसे डिमांड कर रहे हैं, जो उसके ऑप्शंस आपसे डिमांड कर रहे हैं, ये रियलिटी है, चाहे कितनी बड़ी बड़ी बातें हाँक लो। ठीक है, तो इसका आंसर मेरे हिसाब से डी है। इसके बाद 4.3 whether the maternal grandfather of Mr. Abbas is liable for punishment? Yes, he is liable for punishment, paragraph 1 of as well as paragraph 12 of the schedule of मामला। ठीक है, तो इसका आंसर मेरे हिसाब से डी है। एक सेकेंड सॉरी लेट मी चेक। 4.3 let me check whether the maternal grandfather of Mr. Abbas is liable for punishment. Yes, he is liable और इसका not less than 3 years। ठीक है, इसका 3 years आएगा, सॉरी 3 to 7 years होता है या 3 to 10 years होता है, तो ये हमारा आएगा yes, he is liable for rigorous imprisonment which shall not be less than 3 years। तो 3 years के हिसाब से तो इसका आंसर सी है, डी नहीं है, इसका आंसर सी है। आई एम रियली सॉरी, इसका आंसर सी होगा। ठीक है, इसके बाद 4.4 क्या कहता है? 4.4 कहता है इवेल्युएट द लीगल पोजीशन ऑफ मदर इन लॉ ऑफ मिस्टर अब्बास एज बेनामीदार। तो नो, द मदर इन लॉ ऑफ मिस्टर अब्बास इज नॉट अ बेनामीदार एज कंसिडर। जो पैसे दिए हैं वो नॉन सोर्सेज से दिए हैं इसलिए वो बेनामीदार नहीं होगी। क्या आपको ऐसा लगता है? आप बताइए, अगर आपको ऐसा लगता है तो आप गलत हैं, यह आंसर इसका नहीं होगा। इसका आंसर होगा ए, यस द मदर इन लॉ ऑफ मिस्टर अब्बास इज अ बेनामीदार। उनको नकली ओनर बताया गया है, तो यहां पर हमारा आंसर होगा ए। ठीक है, इसके बाद अगला पॉइंट आता है 4.5 द रेगुलेटर वांटेड टू कंसिडर द प्रॉपर्टी परचेज बाय मिस्टर रहीम इन बैंगलोर एज अ बेनामी प्रॉपर्टी सिंस इट वाज परचेज बाय हिम एज हिज सन्स नेम एंड हेंस अब्बास इज अ बेनामीदार। इवैल्यूएट, बताओ भाई क्या ऐसा होगा? नो, बिकॉज इज द सन ऑफ मिस्टर रहीम हु पेड द कंसिडरेशन। अब देखो यहाँ पर एक दिक्कत है, रेगुलेटर कंसिडर करना चाहते हैं जो प्रॉपर्टी परचेज करी गई रहीम के द्वारा वो बेनामी प्रॉपर्टी है क्योंकि वो परचेज करी गई है इन हिज सन्स नेम एंड हेंस अब्बास इज अ बेनामीदार। क्या बेनामीदार माना जाएगा? अपने बेटे के नाम पे खरीदना गलत है। अगर नॉन सोर्सेज से लिया गया है तो गलत नहीं है, तो इसका आंसर हमारा जो होगा क्या होगा? नो, बिकॉज हिज सन हु पेड द कंसिडरेशन। तो इसका आंसर सी है। तो फोर्थ का मेरे हिसाब से जो होगा वो होगा बी, डी, सी, ए, सी। इसमें मुझे सबसे ज़्यादा डाउट थे, इसमें मैंने थोड़ा अपने हिसाब से टू द बेस्ट आंसर सुनने की कोशिश करी। हो सकता है यहाँ पर आपके बहुत सारे कन्फ्लिक्ट्स हो इस क्वेश्चन के बाद। आप कमेंट करिए, डिस्कस करते हैं, लास्ट में सजेस्टेड आंसर्स आएंगे, हमें सबको रियलिटी पता चल जाएगी। नो इश्यूज़। देखो सबसे बड़ी बात यह है कि मैं एफर्ट्स करके ये वीडियो आपके लिए डाल रहा हूँ, मैं अपनी राय आपके सामने रख रहा हूँ। बहुत बड़े बड़े टीचर्स हैं, बहुत बड़े टीचर्स इन अ सेंस बहुत सालों का एक्सपीरियंस वाले टीचर्स हैं, ठीक है, जो वीडियोस बनाते ही नहीं हैं जब तक सजेस्टेड नहीं आते। ठीक है, कि रिस्क कौन लेगा ऐसा। और बहुत एग्जांपल्स हैं, एक ही नहीं है, मल्टीपल एग्जांपल्स हैं, हम सब ने देखा हुआ है। ठीक है, और अगर बनाते भी हैं तो उनकी भी वीडियोस में गलती होती है और मैं आपको दिखा सकता हूँ बड़े बड़े टीचर्स की, बट मैं उनकी फिर भी रिस्पेक्ट करता हूँ और आई होप आप भी रिस्पेक्ट करते होंगे, बिकॉज कोई भी सही नहीं है, ICAI सही है अल्टीमेटली। ओके, सो जो ICAI बोलेगा वो चलेगा। और हाँ, आपके अपने पॉइंट ऑफ व्यूज होंगे, ये लॉ है, इसका इंटरप्रिटेशन होता है सबका अपने हिसाब से, तो इसके मल्टीपल आंसर्स हो सकते हैं। इसलिए मैं कह रहा हूँ बार बार कि जो ICAI बोलेगा वो ठीक होगा, क्योंकि लॉ है, इंटरप्रिटेशन में प्रॉब्लम हो सकती है और अपनी अपनी जो है आंसर्स हो सकते हैं। तो टू बी वेरी वेरी ऑनेस्ट, ये मेरे ओपिनियंस हैं, आपके आंसर जो भी होंगे कमेंट करना और बता देना। ठीक है, ओके। इसके बाद फिफ्थ क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन, फर्स्ट MCQ इसका देख लेते हैं क्या है। द कंपनी डिसाइडेड टू कंस्ट्रक्ट द नागपुर प्रोजेक्ट इन 2 डिफरेंट फेजेस ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ फंड्स। यार ये तो बहुत आसान है, इसमें तो कुछ नहीं है, सारे फेज को स्टैंड अलोन माना जाएगा और सेपरेट रजिस्ट्रेशन किया जाएगा। इसका आंसर तो सी है, इसमें तो नो डाउट है। ठीक है, मिस्टर हर्षित हैज हिमसेल्फ अनाउंस दैट एनी पर्सन मेकिंग बुकिंग्स वाया देयर एजेंसी विल बी गिवन एक्स्ट्रा डिस्काउंट विद रिगार्ड टू द प्रोविजन दिस अनाउंसमेंट कैन बी डीम्ड एज। क्या ये अनाउंसमेंट गलत होगी? मिसलीडिंग द बायर्स फॉर द सर्विसेज, मिसलीडिंग होगी अगर वो सर्विसेज बायर्स को नहीं पहुंचाई जा रही है, तो इसका आंसर मेरे हिसाब से बी होगा। इसके बाद
द फाइनल मीटिंग ऑफ द COC वॉज 25th. इज इट नेसेसरी टू होल्ड मीटिंग इन पर्सन और इट कैन बी अरेंज अदरवाइज? आप बताओ, क्या पर्सन में जरा मीटिंग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है। कोविड के दौर में तो भाई अब इसके लिए भी आपको बुक खोलनी थोड़ी पड़ेगी। इसका आंसर बी है, ठीक है। उसके बाद XYZ infrastructure company after takeover of the project did changes to the layouts of the project. Is it authorized to do the changes of the layout of the projects of the ongoing projects? Which of the statement is not correct? Not correct, not correct पूछा है, ठीक है। अब यहां पर not correct पूछा है, तो अब देखो, before doing any changes in the project it has to take approval of the RERA authority, बिल्कुल सही है। As a new promoter of the project it is authorized to make necessary changes, ऑथराइज टू मेक नेसेसरी चेंजेस, ठीक है, ये भी सही है। विद द परमिशन ऑफ 2/3 ऑफ द फ्लैट्स दे कैन मेक द नेसेसरी चेंजेस, बिल्कुल कर सकते हैं, 2/3 की चाहिए होती है, ठीक है। द न्यू प्रमोटर इज रिक्वायर्ड टू कैरी फॉरवर्ड द प्रोजेक्ट बाय कंप्लाइंग विद ऑल द पेंडिंग ऑब्लिगेशंस ऑफ द अर्स्टवाइल प्रमोटर, ये भी सही है। तो इसमें गलत कौन सा है? ये सही है। एज अ न्यू प्रमोटर ऑफ द प्रोजेक्ट इट इज ऑथराइज टू मेक नेसेसरी चेंजेस बिफोर डूइंग एनी चेंजेस इन द प्रोजेक्ट इट हैज़ टू टेक प्रायर अप्रूवल ऑफ अथॉरिटी, मेरे हिसाब से ये भी ठीक है, ठीक है। एज एन, अब बी और सी में दिक्कत है ना, अब देखते हैं। एज अ न्यू प्रमोटर ऑफ द प्रोजेक्ट इट इज ऑथराइज टू मेक नेसेसरी चेंजेस विद द परमिशन ऑफ 2/3 अलॉटीज दे कैन मेक नेसेसरी चेंजेस, इसका आंसर होगा बी, ये भी सही है। 2/3 अलॉटीज का अगर आप अप्रूवल ले लोगे तो आप बड़े चेंजेस कर सकते हो, तो मेरे हिसाब से इसका आंसर बी होगा, ठीक है, क्योंकि ये अधूरा है, ठीक है। विद ये सेम बात लिखी हुई है, देखो, इट इज ऑथराइज टू मेक, दे कैन मेक नेसेसरी चेंजेस कर सकते हैं 2/3 अलॉटीज का अप्रूवल लेने के बाद। एज अ न्यू प्रमोटर इट इज ऑथराइज बट आफ्टर टेकिंग द अप्रूवल फ्रॉम द अलॉटीज, तो मेरे हिसाब से इसका आंसर बी होगा, ठीक है भाई। तो अब अगर आपका आंसर इसके हिसाब से सी है या कुछ भी है तो ये ICI आएगा तो क्लियर करेगा। मैंने तो भाई आपको बता दिया जहाँ जहाँ मुझे जो दिक्कत थी। तो 5th केस स्टडी के आंसर्स मेरे हिसाब से सी हैं, बी है, पी है, सी है, बी है। तो भाइयों यहाँ पर हमारा सारे के सारे MCQs डिस्कस हो गए हैं। डिस्क्रिप्टिव का अगर किसी क्वेश्चन में डाउट हो, पेज नंबर ना पता चल रहा हो, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट करके, मेरे टेलीग्राम चैनल पे मैसेज करके। बहुत सारे टेलीग्राम के मैसेजेस हैं जो अनरीड हैं, जो अभी तक मैंने रीड नहीं किए हैं। बहुत सारे ऐसे हैं जिनको मैंने रीड करके रिप्लाई भी किए हैं। 90% मैसेजेस हैं जिनको मैंने रिप्लाई किया है, जिनके डाउट सॉल्व करे हैं। 10% नहीं हो पाए तो नहीं हो पाए, अकेला था मैं, कुछ ऐसा नहीं है, ठीक है। तो मेरे से जितना हो पाया मैंने किया, अपना बेस्ट दे रहा हूँ मैं और आगे भी देता रहूँगा। आप लोग भी सपोर्ट करते रहना, साथ बनाए रखना। थैंक यू सो मच फॉर द 10,000 सब्सक्राइबर्स एंड उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो आपने मैसेजेस किए, जो कमेंट्स देखे मैंने कि आपका एग्ज़ाम अच्छा हुआ और आप थैंकफुल हैं कि मेरी वजह से आपकी हेल्प हुई और आपके अच्छे मार्क्स आ जाएंगे और आप पास हो जाएंगे, आप CA बन जाओ। इससे इंपॉर्टेंट कुछ भी नहीं है। मिलेंगे, इंटरव्यू लूँगा मैं, ज़रूर लूँगा, और आप सब एक दूसरे की हेल्प करते रहना, आगे बढ़ते रहना। और अगर किसी को भी डिस्क्रिप्टिव में कोई डाउट हो तो कमेंट करना, मैं पेज नंबर ढूंढ के आपको बता दूंगा। और जितने भी MCQs मैंने बताए हैं, प्लीज़ 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 अगर इसमें कुछ भी गलत आपको लगता हो कोई सा भी, तो आप पेज नंबर या लॉजिक के साथ लिखिए, कमेंट करिए। बाकी के लोग भी आपके कमेंट को पढ़ेंगे और देखेंगे, अगर उनको भी आपका लॉजिक ठीक लगेगा तो अच्छी बात है। मैं भी आपके लॉजिक के हिसाब से गो थ्रू करूँगा और फिर हम अच्छा डिस्कशन पैनल क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। अब इसके अलावा एक सबसे इंपॉर्टेंट बात, सरफाइसी का नया वीडियो जो है मैं बहुत जल्दी ले आऊँगा और आपको सारा का सारा कंटेंट ऐसे ही मिलता रहेगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है। तो इसी के साथ विदा लेता हूँ, बाय, शब खैर, ऑल द बेस्ट, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड योर फैमिली।